नमस्ते साथियों, द स्मार्ट स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्तमान में चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो इस टॉपिक की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सीधे शुरू करते हैं हम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के प्रावधानों से गठित एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। तो सीधा सीधा पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आपका अगर ये प्रश्न आता है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 324। साथ ही ये एक स्थायी आयोग है। यह आयोग क्या है? स्थायी आयोग है और स्वतंत्र निकाय है। इसको कार्य करने के लिए संविधान से ही स्वतंत्रता प्राप्त, कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ शक्तियां प्रदान की गई है ताकि यह आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया है। 25 जनवरी 1950 को आयोग का पहली बार गठन किया गया और यह भी एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 25 जनवरी जैसे कि आपको पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस डेट को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक परीक्षा में पूछा गया था कि 25 जनवरी, उन्होंने क्वेश्चन में ही ये दे दिया था कि 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाए जाने का प्रारंभ कब से किया। तो 2011, वर्ष 2011 से हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोग की जब 25 जनवरी 1950 को आयोग का गठन किया गया तब इसके प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए वो सुकुमार सेन थे। कई परीक्षाओं में इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, और अन्य दो आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ये इस आयोग के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी थी जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस आयोग की संरचना कैसी है, किस तरह से इसका गठन होता है। तो भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार ये संविधान में ये प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग के लिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के से मिलकर ये बनेगा। तो आयुक्तों के लिए ये लिखा हुआ है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में कहीं भी आयोग के आयुक्तों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है कि कितने आयुक्त इसमें होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तो उल्लेख है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कितने आयुक्त होंगे इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एक चीज और यहां नोट कर लीजिए कि साथ ही संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों के लिए किसी तरह की योग्यता का प्रावधान भी नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कितने इसमें आयुक्त होंगे। तो जनवरी 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया पहली बार, 1950 से लेकर 1989 तक ही एक सदस्य रहा, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही नियुक्त किया जाता था और एक सदस्य आयोग के रूप में आयोग कार्य करता रहा। अक्टूबर 1989 से लेकर दिसंबर 1989 तक ये बहुसदस्यीय आयोग के रूप में इसने कार्य किया। अक्टूबर 1989 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी पहली बार की। उनके नाम थे आर.वी. सहगल और एस.एस. धनोआ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की। इस तरह ये एक बहु सदस्यीय आयोग बन गया। लेकिन कुछ समय बाद राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जनवरी 1990 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और निर्वाचन आयुक्त जो 2 थे उनके पद समाप्त कर दिए। इस तरह एक सदस्यीय आयोग बन गया। राष्ट्रपति ने जब नोटिफिकेशन के माध्यम से दोनों के पद समाप्त कर दिए 2 आयुक्तों के, तो जो आयुक्त नियुक्त किए गए थे आरवी सहगल और एसएस धनोआ, तो आरवी सहगल तो इससे सहमत हो गए, लेकिन एसएस धनोआ इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि किस तरह राष्ट्रपति किस तरह से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक संवैधानिक संस्था के आयुक्त का पद समाप्त कर सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि चूंकि संविधान में सिर्फ मैंडेटरी रूप से यह कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त होंगे, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है कि वो कितने आयुक्त उसमें रखता है। 1993 में, अक्टूबर 1993 में वापस इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से लेके आज तक ये बहुसदस्यीय ही है। अब बात कर लेते हैं अपन नियुक्ति की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और कार्यकाल इनका फिक्स है, संवैधानिक संस्थाओं के रूप में इसका उल्लेख है और संविधान में इसके लिए जो कार्यकाल का जो टेन्योर फिक्स किया गया है वो नियुक्ति से 6 वर्ष की या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी उस तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयुक्त पद पर बने रहेंगे। वेतन और शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है वेतन और शक्तियों के संबंध में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त उनके वेतन, ये नोट कर लीजिएगा, वेतन, भत्ते और अन्य जो परिलाभ है प्लस इनकी जो पावर्स हैं वो समान है। ये ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अधिक वेतन मिलता हो या अन्य भत्ते अधिक मिलते हो या शक्तियां उसके अधिक हो, नहीं, वेतन, भत्ते, परिलाभ और उनकी शक्तियां समान है। और इनका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वर्तमान में वेतन मिलता है वो मिलते हैं 2.5 लाख रुपए मासिक। मतलब इनकी शक्तियां समान, इनका वेतन समान, इनके परिलाभ समान होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक नई चीज उभर के आती है कि जब इनके वेतन भत्ते सब कुछ समान और शक्तियां भी समान है तो ये कार्य किस तरह से कर पाएंगे। इसके लिए प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न सामने आता है या ऐसा कोई मुद्दा होता है जिसमें विरोधाभास की स्थिति है तो बहुमत के आधार पे जो 3 सदस्यीय जो आयोग है वो बहुमत के आधार पे ही निर्णय लेगा। बहुमत के आधार पे ये आयोग निर्णय लेता है। ठीक है। कार्य की स्वतंत्रता से पहले जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई जिसको मैं कह सकता हूं, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन करवाता किस किस के हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा। तो सबसे पहले तो आप लिखिए संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य, इनका निर्वाचन करवाएगा। इनके निर्वाचन संबंधी कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, भारत ईसीआई करता है। इसमें लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी शामिल है, दोनों के सदस्य इसमें शामिल है। साथ ही राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका इलेक्शन का कार्य भी आयोग करवाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का इलेक्शन भी
आयोग के द्वारा करवाया जाता है, और उपराष्ट्रपति। ये इलेक्शन किसके द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य देखता है? आयोग। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि शहरी निकाय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनसे संबंधित, या पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन का कार्य ये नहीं करवाता है। ये ध्यान रख लेना, इनका कार्य, निर्वाचन संबंधित कार्य ईसीआई निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। इनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग ये कार्य करता है। ठीक है। अब एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया, तो इसको कुछ शक्तियां और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, ताकि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रलोभन में इसके जो आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कार्य कर सके। इसके लिए कुछ प्रावधान संविधान में किए गए। तो पहला प्रावधान तो ये किया गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर आप हटाना चाहते हो, उसके पद से हटाना चाहते हो, तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, वो प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। यानी ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदन, हमारी संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से संकल्प पारित करें। अगर वो संकल्प पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, उससे पहले राष्ट्रपति इनको पद से नहीं हटा सकता। ये तो किया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में। अन्य जो आयुक्त है, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है, उनके लिए प्रावधान किया गया कि अगर उनको पद से हटाना है, अगर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है, अन्य दो जो निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में 3 सदस्यीय है, तो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त अगर उनको पद से हटाना है तो ये आवश्यक होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना आप उनको पद से नहीं हटा सकते। तो ये इनको पद की सिक्योरिटी दी गई कि आपको बिना किसी दबाव में कार्य करना है। साथ ही ये भी प्रोविजन किया गया कि इनकी नियुक्ति किए जाने के बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किए जाने के बाद इनके वेतन भत्ते संबंधित पेंशन के जो परिलाभ है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये इसलिए किया गया ताकि ऐसा नहीं हो कि कार्यपालिका या जो सरकार है वो दबाव बनाने के लिए कि तुम्हारी वेतन ही हम आधा कर देते हैं, चौथाया कर देते हैं, तो इनके भत्ते हम कम कर देते हैं। तो ये सिक्योरिटी दी गई कि एक बार नियुक्त किए जाने के पश्चात इनके वेतन भत्ते और परिलाभ से संबंधित जो शर्तें उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। कुछ शक्तियां और कार्य दिए गए हैं इनके, जो कई बार प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं सही और गलत में। तो पहला तो है कि स्वतः पूरे देश में जो मैंने बताया, संसद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कराने की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके लिए मतदाता सूचियों का पंजीकरण करना, उनको अपडेट करना, उनको जारी करना, ये कार्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी इलेक्शन कमीशन करता है। नेक्स्ट, जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
उनको मान्यता देना और मान्यता के साथ ही उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, यह कार्य भी इलेक्शन कमीशन का है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। केवल दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची में जो दल बदल से संबंधित अगर कोई है प्रकरण, तो उसमें यह सलाह नहीं प्रदान करता है। विधान परिषद के मामलों में भी, विधानमंडल के मामलों में भी ये जो सदस्यों की अयोग्यता के जो मामले हैं उसमें संबंधित राज्यपाल को ये सलाह देता है, परामर्श देना इसकी कार्य और शक्ति है। इसके साथ ही अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और ऐसी स्थितियां हैं कि 1 साल बाद भी वहां इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं या करवाए जा सकते हैं, इसके संबंध में इलेक्शन कमीशन ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि उनमें करवाए जाए या नहीं करवाए जाए। तो ये छोटा सा हमारा एक टॉपिक था जिसमें छोटे छोटे 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बारे में हमने ब्रीफ में देखा। साथ ही कुछ एमसीक्यू भी हैं जिसको हमने समरी के रूप में लिया है। पहला तो यही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये मैंने आपको बताया कि ये सीधा सीधा प्रश्न, जब बहुत सिंपल प्रश्न अगर किसी पीएससी को बनाना हो या बोर्ड को बनाना हो तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न जो किसी परीक्षा में पूछा गया था वहीं से हमने लिया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन का कार्य नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित कार्य चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति का करता है और उपराष्ट्रपति का भी करता है। नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के जो निर्वाचन से संबंधित कार्य हैं उसके लिए प्रत्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग है जो ये कार्य देखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कार्य नहीं करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो ये डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये गलत। 6 वर्ष या 62 वर्ष या 62 वर्ष गलत है, तो ये भी गलत। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। और अगला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ, यह बात सही है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये समय से पहले अपना जो त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न कथनों में, इसमें जो अब तक की जो हमारी हमने चर्चा की उसकी समरी इसमें आपको मिल जाएगी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ध्यान से देखना कौन सा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी शक्तियां, वेतन, भत्ते, अन्य परिलाभ समान होते हैं, तो ये आपका गलत है कथन। चुनाव आयुक्त के वेतन व भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। तो ये जो वेतन और भत्ते, जैसे मैंने आपको बताया, ये उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय के समान होते हैं। और वर्तमान में कितना मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए मासिक। तो ये कथन भी आपका गलत हो गया। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो ये पहला तो यहीं से गलत हो गया, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन भी गलत हो गया। फिर सही क्या है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है। जब हमने वीडियो शुरू किया था उसी समय मैंने बताया था इसके बारे में। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होना चाहिए। वही व्यक्ति आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का सदस्य हो। तो ये बात तो गलत है, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है।
कम से कम 5 वर्ष तक एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये भी सही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। 35 वर्ष की आयु का पूरा होना राष्ट्रपति के होना आवश्यक है। तो ये ऐसी भी कोई शर्त इसमें दी हुई नहीं है संविधान में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने शुरू में बताया था आपको कि संविधान में आयुक्तों की संख्या और उनकी योग्यता के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान या उल्लेख नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? जब किसी पीएससी के आयोग को बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा एक प्रश्न पूछना हो तो ये प्रश्न वो पूछ लेते हैं कि कौन सा संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है क्योंकि अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यह भी संवैधानिक निकाय है क्योंकि अनुच्छेद 338 में इसके लिए प्रावधान दिया हुआ है। वित्त आयोग का भी संवैधानिक संस्था है क्योंकि अनुच्छेद 280 में इसका स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है। इसका मतलब उपयुक्त सभी संवैधानिक निकाय है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इसकी जो पीडीएफ है आपको परीक्षा में रिवाइज करने के लिए हैंडबुक के रूप में कार्य करेगी। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू।